Good morning, everyone. So, as you know, in the last turn, we have discussed some of the questions related to resistance. So, now after those questions, we'll start from the next. So, I told you that your home assignment is written. These are the long questions. Okay. तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ रिटन हियर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो बनाना है आपको. तो सर्किट डायग्राम आपको पता है, बेसिक सर्किट डायग्राम जो होता है उसमें मेन मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक सेल या बैटरी, उसके साथ में कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, एक डिवाइस होती है, की होती है. तो ओम्स लॉ को जब हमें वेरीफाई करना होता है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि वोल्टेज, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है. तो ऑब्वियसली उस सर्किट डायग्राम में एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का सोर्स होना चाहिए, सेल या बैटरी होना चाहिए. दूसरा करंट फ्लो होगा तो कनेक्टिंग वायर्स की प्रेजेंस होगी. उसके अलावा क्या होता है कि जब वोल्टेज और करंट चेंज होंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है. तो वोल्टेज का सोर्स यानी कि बैटरी तो लगी है सर्किट में, लेकिन यहाँ से रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, वोल्ट मीटर. ओके. तो एक वोल्ट मीटर जो है वो भी होना चाहिए. तो यहाँ मैं एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना दे रही हूँ जिसमें क्या क्या चाहिए है आपको वो आप शो कर सकते हैं यहाँ पर. तो लुक एट दिस डायग्राम. इसमें आपको इस तरह का एक सिंपल सर्किट है जिसमें बैटरी या सेल लगा है. यहाँ पर आप लगाते थे डिवाइस, तो यहाँ उसके पैरेलल में जो है वो आ जाएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में. इसी तरह से एमीटर का कनेक्शन जो है वो सर्किट में कैसे होता है, सीरीज़ में होता है. अब एमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं उन पे भी प्लस और माइनस के साइन होते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्लस जहाँ आ रहा है वहाँ एमीटर का जो एंड कनेक्टेड है वो सेम टर्मिनल कनेक्टेड होगा, तो प्लस से प्लस, और ऊपर जो दूसरा वाला एंड होगा वो माइनस होगा. इसी तरह से वोल्ट मीटर में होता है कि यहाँ प्लस है तो वोल्ट मीटर का भी फर्स्ट एंड प्लस होगा और सेकेंड एंड माइनस होगा. उसके अलावा एक और चीज़ लगी होती है इस सर्किट में, जो कि जिसका कि आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है, यानी कि जो आपका वायर है, रेजिस्टेंस किस में होता है, रजिस्टर में होता है. रजिस्टर मीन्स व्हाट, वायर. तो ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, मैंने आपको बताया था उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो इस तरह से बना होगा. यहाँ पर एक सर्कल होता है, इसमें डिविजन्स बने होते हैं, और एक ये निडल होती है, जितने पे भी पॉइंट आउट करती है उतना वोल्टेज होता है. तो इसके पैरेलल में वो वायर लगा होता है जिसका आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है. ठीक है. इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. उन दोनों के बीच में वायर को टाई अप करके रखते हैं. उसके अलावा एक चीज़ और चाहिए होती है इसमें, रियोस्टेट. वैसे रियोस्टेट जो है वो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको ही रियोस्टेट कहते हैं. पोटेंशियल डिवाइडर भी अदर नेम है. तो अगर रेजिस्टेंस को वेरी करना है, चेंज करना है, तब रियोस्टेट का यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पर जो सर्किट है उसमें रियोस्टेट की नीड है. रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर रियोस्टेट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. तो रियोस्टेट यहाँ पर लगा देंगे. उसका सिंबल कैसे होता है, तो आपने देखा था कि सिंबल मैंने बनाया था इस तरह से, या फिर सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं. ओके. ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना के ऐसे एरो लगा देते हैं. तो ये आपका जो बेसिक सर्किट डायग्राम है, इसमें हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, ओम्स लॉ का सर्किट भी बना सकते हैं. उसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चन है उसमें सेकेंड नंबर है, इन द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड when the ratio of potential difference and current is calculated for all the readings, what do you conclude. तो इसमें क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन किसका हो रहा है, ओम्स लॉ का. और ओम्स लॉ क्या बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पर V अपॉन आई का जो रेशियो है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हर एक रीडिंग में जो V अपॉन आई का रेशियो है, मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट. तो इन दिस आंसर यू कैन राइट कि इन द वेरिफिकेशन ओम्स लॉ ऑलवेज वी गेट द रेशियो ऑफ V एंड I same, means the ratio of V and I is constant and it proves that resistance is constant.
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करस्पॉन्डिंग करंट रीडिंग्स इन द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट. ड्रॉ द करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ, व्हाट डज इट इंडिकेट. तो ये कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या करना है, नेचर कैसा होता है वी और आई ग्राफ का, तो आपको पता है कि इसका नेचर जो है दिस इज़ लाइक दिस, ये वी एक्सिस है, ये आई एक्सिस है, और आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो स्ट्रेट लाइन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किसी और डायरेक्शन में भी हो सकती है. तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस, इंक्लाइन टू वोल्टेज एक्सिस. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड का मतलब ये थोड़ी सी झुकी हुई है. किस तरफ झुकी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस से इंक्लाइंड है, उससे एक एंगल बना रही है. तो कैसा ग्राफ होता है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू वोल्टेज एक्सिस. उसके बाद में नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ग्राफ के बाद में एंड करस्पॉन्डिंग करंट रीडिंग्स इन द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट. करंट रीडिंग्स जो हैं उनसे क्या रिजल्ट निकलता है, तो जो करंट रीडिंग्स होंगी वो वोल्टेज के साथ में इक्वल अमाउंट में वेरी करती हैं. जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा अकॉर्डिंगली द करंट विल चेंज. इसका मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होता है करंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, और अगर वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो करंट भी डिक्रीज़ होना चाहिए. फिर लिखा है ड्रॉ द करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ. तो ग्राफ आप ऐसे ही बनाएंगे. व्हाट डज इट इंडिकेट, फिर से वही आ जाएगा कि इट इंडिकेट्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट. नेक्स्ट फोर्थ है नाइक्रोम वायर 10 वॉट. ये डब्ल्यू जो सिंबल है ये वॉट का होता है. नाइक्रोम वायर 10 वॉट बल्ब एंड टॉर्च बल्ब आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वन बाई वन सेपरेटली वन एट अ टाइम. इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट सेम और डिफरेंट. तो देखिए इसमें ऐसा कहा गया है कि एक सर्किट आपने बनाया एंड जस्ट वेट फॉर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग. सो यू मेड लाइक दिस, ये आपने सर्किट बनाया और इस सर्किट में आपने क्या किया कि ये बैटरी हो गई, प्लस माइनस टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पर आपको कनेक्ट करनी होती है डिवाइस. ओके, बाकी स्विच लगा सकते हैं आप और वोल्ट मीटर एमीटर भी लगा सकते हैं. फिलहाल जो मेन चीज़ें शो करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या लगाया है यहाँ पर नाइक्रोम का वायर. नाइक्रोम एक मटेरियल है, एक एलॉय है, उसका बना हुआ वायर लगाया. फिर इसको हटा दिया आपने. दूसरी बार में आपने लगाया 10 वॉट बल्ब, उसको भी रिमूव कर दिया. फिर सबसे लास्ट में आपने लगाया एक टॉर्च बल्ब. ओके, तो जब इनको वन बाय वन हर एक को लगाने के बाद हटाने के बाद ऑब्जर्व जो किया आपने वो क्या किया कि इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट सेम और डिफरेंट. क्या तीनों से करंट सेम ही फ्लो होगी, तो आंसर इज़ नो. नो बिकॉज ये आपके पास जो करंट का रिलेशन है वो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, अपोजिट. तो अगर जिस भी इन तीनों में से जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके लिए करंट की वैल्यू कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके लिए करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो सबसे पहले आता है नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर. और हीटर जो है उसका जो वायर होता है आपने देखा है इस तरह से स्पाइरल शेप में होता है. तो ऐसा होता है कि ये जो स्पाइरल शेप है ये भी जो है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है सीधा जो वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका चलना आसान है, लेकिन अगर वायर इस तरह से जिगजैग शेप्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन को डिफ़िकल्टी आती है चलने में. तो हमेशा जो भी चीज़ें रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो स्ट्रेट कम होती हैं और स्पाइरल शेप्ड ज़्यादा होती हैं, जिगजैग शेप्ड होती हैं. तो नाइक्रोम का वायर जो है उसका रेजिस्टेंस या कह सकते हैं रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें करंट कैसी होगी, सबसे कम. 10 वॉट का बल्ब, टॉर्च बल्ब, 10 वॉट के बल्ब की जो रेजिस्टिविटी है वो नाइक्रोम वायर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, तो उसमें करंट थोड़ी सी ज़्यादा फ्लो होगी. और टॉर्च का बल्ब आपको पता है कि टॉर्च के बल्ब की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है, उसकी जो पावर है वही कम होती है, उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी. तो करंट किस पे डिपेंड करती है कि जो गिवन वायर है, जो गिवन डिवाइस है, जो भी है एनीथिंग, उसमें रेजिस्टेंस कितना है, उसमें रेजिस्टिविटी कितनी है. ओके, गिव रीजंस. तो रीज़न आप यहाँ रेजिस्टिविटी का दे देंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So next question is, what is the relation of the following: kilo ohm, mega ohm, milli ohm and micro ohm with the SI unit of resistance? तो SI यूनिट का मतलब ओम के साथ में इन सभी का क्या रिलेशन है? तो किलो ओम जो लिखा है ना यहाँ पर, तो 1 किलो ओम में 1000 मीन्स 10⁻³ ओम होते हैं. ओके. दूसरा लिखा है मेगा ओम, तो 1 मेगा, मेगा इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ओम का सिंबल यही रहेगा. तो मेगा ओम जो होता है उसमें 10⁶ ओम होते हैं. फिर है मिली ओम, मिली का सिंबल स्मॉल एम होता है. मिली ओम में ये छोटी यूनिट है, 10⁻³ ओम होते हैं. और लास्ट है माइक्रो ओम. माइक्रो ओम में क्या होता है, माइक्रो का सिंबल इस तरह से बनाते हैं, स्मॉल यू के जैसा. ठीक है. माइक्रो ओम में 10⁻⁻6 ओम्स होते हैं. तो ये रिलेशन है इनका. ओके. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आर, वी एंड आई. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लिख देंगे V इज इक्वल टू, या फिर अगर आपसे ओम्स लॉ पूछा जाता है. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि वैसे तो ओम्स लॉ आपने क्या क्या पढ़ा है. देखिए दिस इज़ ओम्स लॉ. ओके. दिस इज़ ऑल्सो ओम्स लॉ. ओके. दिस वन, ये भी ओम्स लॉ है. और ये जो ग्राफ है VI, दिस इज़ अगेन शोइंग ओम्स लॉ, स्ट्रेट लाइन. लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ किस से रिप्रेजेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं. ये जो ओम्स लॉ टॉपिक है ना, दिस इज़ इन क्लास 12th ऑल्सो. और ये बहुत रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. तो ओम्स लॉ प्रॉपरली इन चारों में से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें जो आपका आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन. एक तो ये रिलेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, सबसे पहला वाला, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओके. उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात होती, बल्कि फर्स्ट नंबर पे आपका ये जो रिलेशन है ग्राफ, क्योंकि हर एक चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ, तो सबसे पहले तो आप ग्राफ बताएंगे. अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, ऑप्शन में दे रखा है, तब तो आप ग्राफ बता देंगे. अगर ऑप्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि ओम्स लॉ क्या है, तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आता है V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है. दूसरे नंबर पे ये आता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्योंकि ये भी ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, V और I का रेशियो है. और रेशियो का मतलब कि जितने अमाउंट में V इंक्रीज़ होगा उतने ही अमाउंट में I इंक्रीज़ होगा. बट दिस इज़ नॉट शोइंग द ओम्स लॉ. ये भले ही ओम्स लॉ के डेरिवेशन में आने वाला एक स्टेप है, लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं शो कर रहा है. क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि इसके लेफ्ट में V आ रहा है. आपने देखा होगा कि जो क्वांटिटीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती हैं, या जिन क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो हमेशा लेफ़्ट साइड में आती हैं. जैसे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ से बताना चाहें, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. लेकिन ओम्स लॉ मेनली किस पे डिपेंड है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड है. रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए. तो ओम्स लॉ के लिए जो है वो ये वाली फॉर्म सही है. ये वाली फॉर्म क्या शो कर रही है? ये क्यों नहीं है ओम्स लॉ? ये शो कर रही है, मतलब दिस फॉर्म जो है, दिस इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट वोल्टेज, इट इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस को प्रेफरेंस नहीं दे रही है. ये जो स्टेप है ये किसको प्रेफरेंस दे रहा है? वोल्टेज को. तो याद रखिएगा कि ये क्यों नहीं है ओम्स लॉ. या फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको मैंने बताया था ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स. तो ओहमिक कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. नॉन ओहमिक जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. तो हमेशा जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए आर कांस्टेंट होता है, और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए आर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल. तो ये वाला जो रिलेशन है ये नहीं बता रहा है कि आर कांस्टेंट है. ओके. ये वोल्टेज को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि इज़ दिस रिलेशन एप्लीकेबल फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो आप सोचेंगे ये तो ओम्स लॉ में आता है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन इट इज़ करेक्ट कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वोल्टेज को. इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट नेचर ऑफ रेजिस्टेंस. ओके. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस टॉपिक है दैट इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड हियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, रेजिस्टिविटी. ओके. तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज़ कमिंग इन द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस.
क्योंकि रेजिस्टेंस में जब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 2। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी किसी बुक में ये भी लिखा है कि रेजिस्टेंस जो है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 4 हैं, तो उसमें लेंथ, एरिया के साथ में टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल भी लिखा है। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद एक डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस आ सकता है, या कह सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल कंडीशन है, वो कहलाती है रेजिस्टिविटी। तो जो बाकी के 2 फैक्टर्स हैं ना, वो रेजिस्टेंस में नहीं आते हैं, वो रेजिस्टिविटी में आते हैं। टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल किसको अफेक्ट करेंगे, रेजिस्टिविटी को, ना कि रेजिस्टेंस को। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जो भी आप पढ़ रहे हैं दैट शुड बी राइट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे अलग होती है रेजिस्टेंस से, जिसकी वजह से जो 2 फैक्टर्स हैं वो रेजिस्टिविटी में आते हैं। तो बहुत कॉमन, बहुत आसान चीज़ है कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है नेचर ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अलाउज आर और अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्योंकि आपको पता है कि हर एक मटेरियल का नेचर अलग है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देता है या नहीं होने देता है। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे एक आप क्लासरूम में हैं या फिर आप जो है किसी स्कूल में न्यू एडमिशन लेते हैं। ओके, अब आप क्लासरूम में फ़र्स्ट टाइम पहुँचते हैं। अब आपका नेचर कैसा है कि आप कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, मतलब हर किसी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब जैसे वो जो नेचर ऑफ द मटेरियल है, मतलब मटेरियल किस टाइप का है, हर इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है, अपने अंदर से जाने देता है। तो उसी तरह से जैसे आपका नेचर ऐसा है कि हर एक को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपके कम बनेंगे। तो उसी तरह से नेचर, ये बात जैसे ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है ना, उसी तरह से मटेरियल का भी नेचर होता है कि मटेरियल को कनेक्ट करा जब आपने बैटरी या सेल के साथ में, तो ज़रूरी नहीं है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही होने लगेगा। इस बात पे डिपेंड करता है उसका नेचर ऐसा है, उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि क्या एग्जांपल्स हैं आपको पता है, कंडक्टर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देते हैं अपने अंदर से। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जितने जो भी मेनली वायर्स बने होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मरकरी भी कंडक्टर है, और बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन भी कंडक्टर है। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराते हैं अपने अंदर से, जैसे नॉन कंडक्टर्स। क्योंकि इन एग्जांपल्स आपको पता है, वुड, प्लास्टिक, रबर, इन सब का नेचर कैसा होता है कि इनके पार्टिकल्स बहुत अपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन का। तो इसका मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होगा या नहीं। तो ये जो नेचर ऑफ द मटेरियल है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी, इसका अपोजिट वर्ड कंडक्टिविटी भी है। अगर वो अपने अंदर से फ्लो करा दे रहा है करंट को तो कंडक्टिविटी अच्छी है उसकी, अगर नहीं करा रहा है तो रेजिस्टिविटी अच्छी है उसकी। ओके, तो ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टेंस से डिफरेंट कैसे है, ये बात तो रेजिस्टेंस में भी आई कि रेजिस्टेंस भी क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस की बात हो रही है सिर्फ कंडक्टर्स के साथ। मतलब अब बात करें हम नॉन कंडक्टर्स को तो हटा ही दे रहे हैं, सिर्फ कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयरन, इन सभी में वायर्स जो बनते हैं वो सिर्फ कॉपर के बनते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं। प्रेफरेंस इनको दिया जाता है क्योंकि इनमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जो कंडक्टर्स हैं उन सभी में भी ऐसा है कि उनमें अगर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट भी सेम अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि बहुत जो है वो ओम्स लॉ के क्लोज एब्रिविएशन में है, ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है इनमें। वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर करंट की वैल्यू कम रह जाती है तो वोल्टेज थोड़ा और बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो यानी कि इनमें ऑलरेडी करंट है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इनका नेचर ऑफ द मटेरियल तो अच्छा है, नेचर तो वही है कि ये करंट को अपने अंदर से फ्लो करा रहे हैं। लेकिन करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा है तो आप उसको वोल्टेज से चेंज कर सकते हैं।
तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का मतलब नेचर ही उसका ऐसा है कि आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें उसमें करंट नहीं फ्लो होती है तो नहीं फ्लो होगी, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा अपोज करते हैं करंट का तो ज़्यादा अपोज करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस तो ये होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। ओके, दूसरी बात, अब अगर आप फॉर्मूले से प्रूव करें कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तब आपने लिखा फॉर्मूला जो आप अभी पढ़ कर आए थे ना, अभी लास्ट स्टेप में आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। इसमें आपने रेजिस्टिविटी फाइंड की तो फॉर्मूला ऐसे बन गया, क्योंकि जब रेजिस्टिविटी आप लेफ्ट में लेंगे तो फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होंगे, फॉर्मूला बन जाएगा R A अपॉन एल, है ना, R A अपॉन एल। तो ये लिखा है फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A अपॉन एल। ओके।